कि हमारे पास बहुत से बिजनेसेस हम देखते हैं। एक बिजनेस है कि जो प्रोडक्ट को खरीदता है किसी से, अपने पास रखता है और बेच देता है। बाज़ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट भी खुद बनाते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 आपको बताएगा कि अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उस बिजनेस में किस तरह बनाने के कौन से स्टेप्स हैं, और साथ ही साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एंटायर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। फिर आगे में आपके पास आता है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम कहते हैं कौन सी इंडस्ट्री, 4 इंडस्ट्रीज देखी गई है। पावर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, और ऑयल एंड गैस है, और लास्ट आपके पास टेक्सटाइल। तो ये 4 उसमें आपको क्या समझ आएगा कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, बिजनेस किसे कहते हैं, वो इदारे जो अगर बिजनेस नहीं, जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, क्या हम उसे भी बिजनेस कहते हैं कि नहीं कहते, तमाम चीजें आप चैप्टर नंबर 1 में समझेंगे। अब ऐसा है कि आप लोगों को बेसिकली मर्ज किया जा रहा है, किया जाएगा आने वाले वक्त में। दिसंबर का एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है उसमें मैंने पास में दिसंबर बैच में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये था कि मैंने उस बैच में सीक्वेंस फॉलो नहीं की। वो सीक्वेंस का मतलब ये है कि मैं चैप्टर नंबर 1 से लेके नहीं चला, मैं चैप्टर नंबर 4 से लेके चला। उसका रीजन ये है कि आपकी पूरी बुक की, आईटीबी की बुक के अंदर हमारे पास 10 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से 5 चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट हैं और 5 चैप्टर हमारे आसान हैं। तो स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि हम 5 मुश्किल वाले चैप्टर्स करें। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है, उन चैप्टर्स को पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि हम इनिशियल क्लासेस में जब आते हैं तो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। अब हाईली मोटिवेटेड जब होते हैं हम क्लास में, तो जाहिर सी बात है वो मुश्किल एरिया भी हमें आसान लगने लगता है क्योंकि इनिशियली क्लासेस होती है। अगर इन इनिशियली क्लासेस के अंदर आसान टॉपिक ले लिए गए जो आपको समझ आना बहुत ज्यादा आसान है, तो इवेंचुअली आप अपनी मोटिवेशन लूज कर जाओगे और आसान टॉपिक को फॉर ग्रांटेड लेते हुए आप हो सकता है क्लासेस मिस करना शुरू कर। तो इसलिए स्ट्रेटेजी चेंज की गई और चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया गया, जो कि क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन से हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से, साइंस की ठोकर खाए हुए कौन? इतने ज्यादा क्या वो अपनाया नहीं किसी ने? क्या चक्कर क्या तुम साइंस वालों को? कहाँ से है? मतलब अभी इंटर किया है, आगे जाना चाह रहे थे, क्या था थोड़ा बताओ, आप बताओ। इंटर किया है फिर यहाँ क्यों आ गए? हाँ 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 ठीक है। अब यहाँ आ गया, अब बीच में तेरा दिल होगा कहीं डॉक्टर बनने का, तो फिर जिस तरह का डॉक्टर बनेगा फिर अल्लाह ही खैर करे सबका। हाँ भाई, आप क्या बनना चाहते थे? इंटर किया है कॉमर्स साइंस से, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? साइंस का या कॉमर्स का? खैर कुछ सुना मैंने, बहरहाल हम आपसे पूछते हैं। आप में से कोई साइंस का? आप दोनों तो हैं ही साइंस के। हाँ आप बताओ, आप साइंस के हो? हाँ, खैरियत, यहाँ कैसे आना हुआ? ऑप्शंस खोल, यानी किसी को पता नहीं था कि करना क्या है, ऑप्शंस खुले रखे, जहां दिल करा वहां चले जाएंगे, जो ऑप्शन बेहतर दिखा ना। इंजीनियरिंग के रूट से यहाँ पर आए, तो अभी सक्सेसफुल है माशाल्लाह, बेहतरीन। तो खैर ये भी एक होता है, वो आपको एक होता है ना डेजा वू, के भाई ये बंदा पहले से यहाँ होके आया। तो इंजीनियरिंग वाले जो आते हैं तो थोड़ा सा, मेडिकल से कौन आया है? मेडिकल, मेडिकल सारे इंजीनियरिंग के हैं, ऑलमोस्ट जितने भी साइंस के इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, एनईडी वगैरह जाने का कोई दिल नहीं हुआ? क्यों, वजह क्या है? उन्होंने बुलाया नहीं? आपने मेडिकल किया था फिर नहीं हुआ? खैर कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर अब आ चुके हैं, और खैर जो भी हुआ आप लोगों के साथ,
कोई बात नहीं, यहाँ हम एक्सेप्ट, ये सबको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसा भी हो, जो हमारे साथ जैसा सलूक करे, हम उसके साथ ओपन है, ओपन हार्टेड है, वार्म हार्ट जिसे कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अब पहली चीज जो हम यहाँ पर समझने जाएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे, आवाज आ रही है भाई या मसला है ऑनलाइन? ठीक है। ये डेल कौन बैठा है मेरी क्लास में? डेल, आपका नाम क्या है भाई? डेल शर्माना नहीं है। आपका असल नाम क्या है? हुसैन। अच्छा, इतना प्यारा नाम है, फिर डेल क्यों रखा है? दूसरे काम भी करते हो क्या जूम पे? अच्छा जी, अब देखिए फाइनेंस का मतलब हमारे पास क्या है कि भाई फंड अरेंज करना, ठीक है। मुझे आप लोगों को घूमने जाना है, तो घूमने जाना है तो उसके लिए अब क्या करोगे? पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से मांगोगे? या तो आपकी पॉकेट मनी हो इतनी कि उसमें से कुछ पैसे आपने क्या किए, घूमने के लिए रख लिए, या फिर आप कहाँ जाओगे? पापा के पास जाओगे। पापा ने बोला जाने की जरूरत क्या है, ठीक है, फिर आपने कहा पापा जाने दो। पापा ने कहा ले लो पैसे, और पैसे चाहिए। पापा जो पैसे देंगे वो अच्छी चीजों के लिए पैसे देंगे, नशे वशे के लिए तो पैसे देंगे नहीं, वो भी चाहिए। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे? दोस्त के पास जाओगे उधार लेने के लिए। तो कहने का मकसद है आपको बेसिक सबको पता है कि भाई पैसे कैसे अरेंज करते हैं, पता है ना? तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो हम यहाँ कहते हैं कि वो कौन कौन सी जगहें हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां से हम पैसों को रेस कर सकते हैं। देखिए एक बात तो फैक्ट है, यहां पर जरा लिखना भी शुरू करेंगे। देखिए ये बात फैक्ट है कि हर बिजनेस जो हम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जबरदस्त। प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? प्रॉफिट कमाया जाता है, बहुत अच्छी बात थी जिसने भी कही, गुड्स और सर्विस। गुड्स क्या होती है बेटा? टेंजिबल आइटम्स। और सर्विसेज क्या होती है बेटा? इनटेंजिबल। जबरदस्त भाई। टेंजिबल इनटेंजिबल का मतलब समझते हैं भाई? टेंजिबल वो जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, और इनटेंजिबल वो जिससे सिर्फ महसूस किया जा सके, ठीक है ना, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे क्रिप्टो, ठीक है ना, जैसे आप लोगों की स्किल्स, बहुत से लोगों की बहुत सी स्किल्स होती हैं, आपकी भी कोई ना कोई होंगी, लोगों की होती हैं, झूठ बोलने की, धोखा देने की। अल्लाह पाक ने सलाहियत हर इंसान में दी है। मेरी वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो बहुत सी स्किल्स हैं, गुमराह करना ये भी एक स्किल है, टोपी कराना माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी स्किल्स है। तो हम भी लाइफ में कभी ये स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, और मफादात की दुनिया है, मफादात निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस का मतलब ये, लेट सपोज ये मोबाइल है, ये गुड्स है, इसको क्या करूंगा? सबसे पहले परचेज करूंगा किसी से। जिससे परचेज कर रहा हूँ वो शख्स कौन होगा? सप्लायर होगा, और मैं उसके लिए क्या हूँ? कस्टमर हूँ, ठीक है। अब मैंने परचेज किया लेट सपोज 10,000 का, सामने मेरे पास कस्टमर आया, तो अब मैं उस कस्टमर के लिए क्या बन गया? अब मैं उस कस्टमर के लिए सप्लायर बन गया। जब कोई बंदा चीज बेच रहा होता है तो जो बेच रहा है चीज वो क्या है? सप्लायर। जो खरीद रहा है वो क्या है? कस्टमर है। पहले मैं क्योंकि चीज खरीद रहा था तो मैं कस्टमर था, अब मैं चीज बेच रहा था मैं सप्लायर हो गया। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने यहाँ पर बेच दिया इस पर्टिकुलर सेलफोन को 11,000। अब 11,000 का जब मैंने इसे बेचा तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आ गया? अभी फिलहाल इस बहस में ये आते कि प्रॉफिट जीपी है कि एनपी है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है, इस बहस पे नहीं जाते। वो काशिफ भाई का काम है, वो काशिफ भाई संभाल लेंगे। तो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बिजनेस में
जब जब मुझे मोबाइल्स की जरूरत होगी तो मुझे पहले पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखना शुरू करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में होता यह है कि हमने क्या किया होता है कि डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं। डिपार्टमेंट समझते हैं? हमने क्या किया होता है, हर फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कुछ लोगों को गैदर किया होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर अकाउंट्स ऑफिस है, तो अकाउंट्स ऑफिस वाले क्या करते हैं, वो टीचिंग नहीं करते, वो सिर्फ अकाउंट्स का काम देखते हैं। एडमिन वाले लोग क्या करते हैं, सिर्फ एडमिन का काम देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि इस कमरे में, इस जगह पे जितने भी लोग बैठ रहे हैं वो सिर्फ किसका काम देखते हैं, फाइनेंस का काम देखते हैं, अकाउंट्स का काम देखते हैं। एडमिन ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हैं वो किसका काम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। जो टीचर्स हैं वो स्टाफ रूम में, यहाँ तो वैसे है नहीं, यहाँ जिस स्टाफ रूम को चौकी कहते हैं, तो कभी भी आना हो चौकी पे आ जाना। एक है हवेली पे आ जाना और हमारे यहाँ है चौकी पे आ जाना, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ स्टाफ रूम है, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई टीचर्स का रूम है, यहाँ आके ये एंजॉय करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट को गैदर करने का मकसद ये है कि हमारे पास एक थॉट प्रोसेस हो जाए कि इस जगह पे मैं जाऊंगा तो इस काम से रिलेट मुझे इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, इस काम से रिलेट हर चीज मुझे यहाँ मिलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में होता क्या है, इस डिपार्टमेंट में 3 तरह के काम होते हैं। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब पता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट जिसमें दो लोग आपस में गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करें और उसके अगेंस्ट उनको क्या मिले, पैसे मिल जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक छोटा सा बच्चा है, इसका नाम है अरहम, और ये समझ में ये एक अंकल हैं, इनका नाम है, क्या नाम रख दूं इनका, इनका नाम रख देते हैं, मैं अपना नाम रख देता हूँ पराचा, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि छोटा सा बच्चा है, इसको चाहिए थे बलून, ठीक है। और बलून कौन बेचता है, मैं। अब वो छोटे बच्चे ने जब देखा कि भाई प्यारा सा बच्चा है, उसने आया बोला बलून चाहिए, मैं कहा ले ले बेटा, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसने बोला सर कितने का है ये, मैंने कहा बेटा ये है 20 रुपए का, ठीक है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया, अपनी पॉकेट से 20 रुपए निकाले और क्या किए, मुझे दे दिए। तो मैंने अपने पास से बलून उसे दे दिया। खैर वो हंसी खुशी जा रहा था, वेट कम था, तोड़ने के चांसेस भी थे बच्चे के। तो कहने का मकसद है उसे हमने दे दिया। ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक ऐसा इवेंट है जहां पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हुई, इवेंट हुआ जिसमें एक शख्स ने क्या किया, बलून दिया और इसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, और दूसरे शख्स ने क्या किया, बलून दिया और उसके अगेंस्ट पैसे पे कर दिए। ये पूरी चीज क्या है, इस पूरी चीज को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इस पूरे इवेंट को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, आप लोगों ने जब आप घर में देखते होंगे तो आपके फादर या जो भी कमाने वाला इंसान है वो जब घर में पैसे लाते हैं तो कुछ पैसे क्या करते हैं, अपने घर के जो जरूरी चीजें होती हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए रखता है। फिर क्या रखते हैं कि कोई सेविंग वगैरह के लिए, और कुछ पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए रखे जाते हैं जिससे क्या हो, इन्वेस्टमेंट की जाए। तो हमारे पास इस डिपार्टमेंट का एक और काम होता है कि चीजों को क्या करना, इन्वेस्टमेंट कर देना। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वहां से मुझे रिटर्न आएगा। रिटर्न कैसे आएगा कि लेट सपोज इस भाई साहब ने मुझे कहा कि सर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं कहा ये लो और साल का 2% इंटरेस्ट मुझे देना, यानी 10,000 पे मैं कितने कमाऊंगा, 2,000 या 200, जो भी अमाउंट आपकी बनती है, वो जब साल पूरा हो जाएगा तो ये 10,000 रुपये भी मुझे देगा और जो एडिशनल इंटरेस्ट के नाम पे अमाउंट है वो भी मुझे देगा। तो इवेंचुअली एक साल के अंदर मैंने अपने 10,000 को कितने में कन्वर्ट कर लिया, 12,000 में, 10,200, जो भी अमाउंट अगर आप सोचते।
अगर लेट सपोज अगर आपके बिजनेस को आपने एक्सपेंड करना है तो आपने वो अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी जिनसे आप क्या कर सको, रेजिंग कर सको फंड की। रेजिंग क्या कर सको, फंड की। फंड की रेजिंग का मतलब ये कि यार वो कौन से लोग हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसे देने के लिए। अगर मुझे मेरे बिजनेस को कभी भी पैसों की जरूरत होगी तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनके पास मैं जाके पैसे मांग सकता हूँ। बैंक हो गया, कोई मेरा दोस्त हो गया, मेरे अपनी सेविंग के पैसे हो गए, ये तमाम ख्यालात मेरे जहन में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सोर्सेज हैं जिनके पास से मैं पैसे लेके आ सकता हूं और अपने पास लगा सकता हूं। ये सारे काम को संभालता कौन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदा होता है जिसे हम कहते हैं सीएफओ, फाइनेंस डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, कुछ भी कह लो, यानी कि ये उस डिपार्टमेंट का टॉप का बंदा होता है। इस बंदे को ये सारे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आपने क्या करना है, इस डिपार्टमेंट के इन तीनों कामों को संभालना है। यानी कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, करेंगे आपकी टीम के मेंबर, लेकिन उसको रिव्यू कौन करेगा? आप बताओगे कहाँ इन्वेस्ट करके अर्निंग करनी है, आप बताओगे वो कौन सी जगह है जहां से पैसे आ सकते हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की किसको दे दी? उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को। बात क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर एक चीज है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक ऐसी स्किल जिसे आप लर्न करेंगे तो दो काम करने आ जाएंगे। पहला, डेटा को रिकॉर्ड करना और उस डेटा को एनालाइज करना। डेटा को रिकॉर्ड करना और उस डेटा को एनालाइज करना। लेट सपोज आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों ने अपने अपने अल्फाज में आंसर्स लिख दिए। अब एक टीचर को ये बात पता है कि जो बच्चे ने जवाब दिया है वो एज पर दी चैप्टर टॉपिक है या नहीं है। तो यानी कहने का मकसद ये कि टीचर के पास ये कैपेबिलिटी भी होगी कि वो एक सैंपल आंसर भी लिख सकता है और साथ ही साथ जो बच्चे सवाल का जवाब दे रहे हैं उनको रिव्यू भी करेगा और रिव्यू करके बताएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं और आपने कैसे उन चीजों को इम्प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल सिखाने में उस स्टूडेंट से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम सीखते हैं तो हमें ये सीखने को मिलता है कि मैं डेटा को रिकॉर्ड कैसे करूं और इस अंदाज में रिकॉर्ड करूं कि मैं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उस डेटा को क्या कर सकूंगा? एनालाइज कर सकूंगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, चीजों में आपने अपने आप को फंसाना नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते जब क्लास चलेगी खुद ब खुद चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। मेक श्योर कि आप अपने सवालात पूछते रहें। अब होता क्या है आपके साथ? सर कौन से डेटा को रिकॉर्ड करना है? तो हमारे पास बुक ने नाम दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यानी जो डेटा रिकॉर्ड करूंगा वो डेटा को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस के लिए क्या बनाई जाती थी? रिपोर्ट कार्ड। वो रिपोर्ट कार्ड को देख के आपके पेरेंट्स समझ जाते थे कि आज उसको स्कूल से मारते हुए लेके जाना है, घर जाके मारना है, या रात में दावत में जलील करना है, या इसका मोबाइल ले लेना है, या इसको दोस्तों में नहीं जाने देना। डिसाइड किया जाता था आपके उस रिपोर्ट कार्ड को देख के। ठीक है ना? बहुत हादसा हुए हैं, ये कभी हुआ है जिंदगी में? फेल कभी नहीं हुए है ना? कभी ऐसा हादसा हुआ कि पेरेंट्स ने इस तरह किया हो? सब बोलते नहीं किया, लेकिन अंदर सबको पता है वो चप्पलें, जूते, घूसे, झाड़ू सब याद है। ठीक है, नहीं बताना चाहते, आपकी अपनी बात है, ना बताएं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये हादसा पेश आते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अब बात सारी ये है कि हमारे पास हर डेटा को एनालाइज करने के लिए उस डेटा की क्या जरूरत होती है? पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास उस डेटा को एनालाइज करने के लिए डोमेन की जरूरत, डोमेन नॉलेज नहीं होगी, मैं डेटा को एनालाइज नहीं कर सकूंगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट इंटर कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले भी पढ़ते हैं। अब बात सारी ये है कि
सवाल पढ़ने का नहीं है, सवाल उस चीज को पढ़ के एग्जाम में एग्जीक्यूट करने का क्या तरीकेकार होगा उसको समझते हुए एग्जीक्यूट करना है। हमारा पेपर चलता है पीआरसी का एमसीक्यूज बेस्ड, तो इसका मतलब यह है कि हमें इतनी नॉलेज लेने के बाद अपने आप को इतना परफेक्ट करना है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को एबीसीडी के अंदर क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट ओ लेवल्स की बात करते हैं तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव होता है, तो डिस्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं तो कुछ बातें बीच में याद आ जाती हैं। फिर अगर इंग्लिश में हो तो अल्लाह ही हाफिज है हमारी इंग्लिश का, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं कि जो हमें देखनी पड़ती। तो हमारे यहाँ पर जब मैं वर्ड बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो 5 चीजें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज को हम मेरे बच्चों कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 5 चीजों के को कहते हैं, यानी कि 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर आती हैं। यानी कि मैं कहूंगा आप जो कह रहे हैं ना ये इसका पार्ट है, तो हाँ ये इन्हीं का पार्ट है। बैलेंस शीट, फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और लास्ट में हमारे पास आता है, चल जा भाई चल जा, डिस्क्लोजर नोट। पीएनएल कौन सा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप ये एनालाइज करते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है कि लॉस मेकिंग। बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है कि लॉस मेकिंग, ये कहां से देख के बताते हैं भाई आप, पीएनएल से। और इंशाल्लाह ये भी आपको काशिफ भाई बेहतर बताएंगे ज्यादा, मैं सिर्फ उतनी नॉलेज दूंगा इन सब से रिलेट जितनी मुझे जरूरत है देने की, ज्यादा डिटेल में इसलिए जाना जरूरी नहीं है क्योंकि वो डोमेन काशिफ भाई का। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसी शीट है जहां पर मैं 3 चीजों को देखता हूं कि क्या वो इक्वल है कि नहीं। एसेट को देखता हूं, लायबिलिटी को देखता हूं और इक्विटी को देखता हूं। अगर मेरा एसेट इक्वल है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, तो इसका मतलब यह है कि मैं एक्यूरेट हूं। इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते। फिर इसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट और आती है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी कहते हैं कैपिटल को। एज अ ओनर अगर मैं अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो वो बिजनेस का क्या कहलाएगा, कैपिटल। उसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में कह देते हैं इक्विटी। अब साल के शुरू में आपने इक्विटी लगाई थी 1 लाख रुपए की, साल के आखिर में क्योंकि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो अब आपकी इक्विटी हो गई 1.5 लाख रुपए की। वो 1 लाख से 1.5 लाख की इक्विटी में जो चेंजेस आई हैं वो किन किन रीजंस की वजह से आई हैं वो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें पता चल जाती है। फिर इसके बाद एक और स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नॉर्मली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी, कैश बुक। कैश बुक स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट तो नहीं है, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें आप जब भी बिजनेस से रिलेट कोई भी चीज परचेज करते हो, सेल करते हो, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर रहे हो, किसी को लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ बैंक। जब जब कैश का इनफ्लो होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, जब जब कैश का आउटफ्लो होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। लेकिन कभी कभार बिजनेस को जरूरत पड़ जाती है अपने एसेट्स को बेचने की। लेट सपोज मेरा बिजनेस था बुक स्टॉल का, लेकिन एसी खराब हो गया, मुझे एसी को बेचना पड़ा, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या कर लिया कि कोई चीज एक्वायर कर ली, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब वो इंफॉर्मेशन कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगी, उसके लिए मुझे कहाँ कौन सी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। अब डिस्क्लोजर नोट कब बनता है, डिस्क्लोजर नोट बनता है जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूं और कोई काम करते हुए मुझे ये बात समझ आती है कि भाई इसमें ये काम में ये नहीं होना चाहिए था, इसमें ये चेंजेस होनी चाहिए थी।
मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बात बोलूं जो मोस्टली लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड ना होने की वजह से, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको एक चीज पता होगा, डेप्रिसिएशन। आगे आपको ही पता चल जाएगा, जब इतनी जोर से यस सर बोल रहे हैं आगे इनको पता चल जाएगा इनका भी यस सर काम नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये सी है। अब होता यह है कि वहां पर हमारे पास किसी भी एसेट को इवेल्युएट करने के, डेप्रिसिएशन क्या होता है एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग में दे देता हूं। लेट सपोज मैंने इस सेलफोन को आज खरीदा, आज की डेट है 1 जनवरी 2022, 50,000 रुपये खरीदा। अब साल के एंड में क्या ये अब भी 50,000 का है? मैंने इसे यूज किया अच्छे कामों के लिए, बच्चों को जवाब देने के लिए, खाना पूछने के लिए नहीं, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे? हाँ मोबाइल पे थे। तो कहने का मकसद है कि साल के एंड में इस मोबाइल की वैल्यू अब 50,000 की नहीं है, यूटिलाइजेशन करने की वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई। अब एक लेमन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि साल में इस एसेट को जब मैंने यूज किया तो मैंने इसको 10,000 की वैल्यू तक का यूज कर लिया। अब ये जो मैंने अमाउंट बताई 10,000 की, इसे कैलकुलेट करने के तरीकेकार को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन मेथड्स, और जो अमाउंट मैंने उन मेथड्स की मदद से निकाली उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन की अमाउंट। जो मुझे ये बात बता दे कि मैं अगर अपने एक नॉन करंट एसेट को यूटिलाइज कर रहा हूं तो मैंने मॉनेटरी टर्म में कितना यूटिलाइज कर लिया है, उस चीज को पता करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, डेप्रिसिएशन यूज करता हूं। समझ आ रही है? अगर आप कोई भी चीज आज खरीद रहे हो, खरीदने के बाद इसे यूज करते हो, तो यूज करते हुए इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो वैल्यू कम हो रही है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं किस टॉपिक की हेल्प लेता हूं, डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, पहले मैं डेप्रिसिएशन मेथड यूज करता था स्ट्रेट लाइन का, अब मैंने चेंज कर लिया। तो चेंज करने की रीजन क्या वजह है वो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी डिस्क्लोजर नोट में। यानी कि जो भी चेंजेस मैं अपने पूरे एक्टिविटी के अंदर कर रहा हूं तो मुझे इसका एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर इस साल डिविडेंड देना चाहता था, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं डिविडेंड नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास एक आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसके लिए मुझे अपने पास पैसे होल्ड करके रखने ताकि मैं वहां इन्वेस्ट करूं इंस्टेड ऑफ आपको डिविडेंड बांट दूं। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उस हिस्से को कहते हैं डिविडेंड। अब मैं डिविडेंड नहीं देना चाहता, मैंने आप सबको बोला कि ड्यू टू दिस रीजन मैं आपका इस साल का डिविडेंड रोक रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करूंगा और इन्वेस्ट करने के बाद जब वो पैसे अच्छा रिटर्न दे देंगे तो मैं आपको डिविडेंड भी दे दूंगा और आपका कैपिटल गेन भी होगा। कैपिटल गेन का क्या मतलब है कि आपका शेयर पहले 10 रुपए का था, 12 रुपए का हो गया, तो आपका 2 रुपए से जो शेयर की वैल्यू बढ़ी है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो यहां तक कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आ रही हो, कोई ऐसी चीज, यहां ले लो 5 से 7 मिनट का ब्रेक, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, आनंद भाई बनने वाले हो सारे के सारे। तो ऐसा है कि 5-7 मिनट ले लो, 5-7 मिनट के बाद कब तक क्लास है हमारी, बस ठीक है, 5 मिनट का 5-7 मिनट का ब्रेक बहुत होगा।
ऑनलाइन वालों, आप लोगों को बात समझ आई जो अभी बात की हमने? डेल, ये ऐश मलिक कौन है? अच्छा, अब आए जरा यहाँ एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। ये एक बंदा है, ठीक है, हाँ, मेडिकल वाले बताएंगे कैसा है। पता नहीं, ऐसे ही बोला मैंने। इसका नाम है अफान। इसने कहा कि यार जिंदगी में ना कुछ बड़ा करना है, कुछ डेयरिंग करना है, ठीक है। तो इसने कहा कि कारोबार करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कारोबार किस चीज का करेंगे? लेट सपोज इन्होंने कहा कि भाई बलून का, बड़े तुझे गुब्बारे चाहिए भाई। कौन था कौन ये? थोपड़ा दिखाओ अपना। कौन था? आप थे? बताओ तो सही, कुछ नहीं कह रहा। करना किसको? बलून का कारोबार किसको? तुझे ही करना था ना। हाँ हाँ, छोड़, पहली क्लास है। अच्छा जी, इसको कारोबार करना था। लेट सपोज इसने कहा कि भाई फ्रेंच फ्राइज का कारोबार करते हैं, क्योंकि इनका एम था कि ये अपने बिजनेस को ओपीटीपी बनाना चाहते हैं। कहाँ बनाना चाहते हैं? ओपीटीपी, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इन्होंने देखी अपनी सेविंग्स, सेविंग्स में इनके पास निकले कुछ 20,000। कितने निकले? 20,000। अब 20,000 में कौन कौन सी चीजें ले आ सकते हैं? ये ठेला ले लेंगे, ठीक है, ठेला नहीं ठेला। फिर इसके बाद वो फ्राइज मेकर ले लेंगे, हॉटपॉट ले लेंगे, आलू वो तो लेगा ही तू, ठीक है। और क्या लेगा बेटा? डब्बे भी लेगा, फिर रबड़ बैंड भी लेगा। और अगर कोई बांध के चले गया तो फिर उसका नुकसान क्या होगा? पीआरसी में तो नहीं आ सकेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पर वो तमाम रिसोर्सेज ले ली जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन जाहिर सी बात है, बिजनेस को प्रोमिनेंट करने के लिए उसके लिए थोड़ा सा लवाजमात की भी जरूरत पड़ती है, बोर्ड वोर्ड लगाना, ये सारी चीजें करना। तो इनको पैसों की जरूरत थी, तो ये पहुंच गए बैंक के पास। बैंक था एचबीएल। अब एचबीएल गए तो एचबीएल जाके इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि मुझे है ना कुछ पैसों की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी से पैसे मांगते हो तो वो आपसे पूछते भाई क्या जरूरत है, जरा वो तो बताओ। बोला भाई मैं आपसे एक एक्स अमाउंट लूंगा और उस एक्स अमाउंट से मैं क्या करूंगा? मार्केटिंग करूंगा। समझ आ रही बात? अब वो एक्स अमाउंट क्या हो सकती है? लेट सपोज यहाँ बेसिकली हम ले लेते हैं 10,000, छोटा सा काम, छोटा सा मार्केटिंग। अच्छा ठीक है भाई, ये 10,000 रुपए लो, कब वापस करोगे? भाई मैं आपको 1 साल के अंदर वापस कर दूंगा। बैंक ने क्या किया? उधार दिया, ठीक है। बैंक ने लोन प्रोवाइड किया, तो बैंक कहलाएगा लेंडर। और इन भाई साहब ने लोन रिसीव किया तो ये कहलाएंगे बोरोवर।
बोरो कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब वो बोरो करेंगे तो उनको शर्त कुछ माननी पड़ेगी। वो शर्त क्या है कि साल के आखिर में 10,000 रुपए देने हैं, इस पे इंटरेस्ट देना है, और कोई चीज एज अ इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल, कोलैटरल कहते हैं गिरवी रखवाना, मॉर्गेज सुना होगा, कि आप अगर कोई चीज उधार, कोई अमाउंट उधार पे लेना चाहते हो तो आपको उस अमाउंट से थोड़े से ज्यादा अमाउंट की चीज क्या करनी पड़ेगी, बैंक को रखवानी पड़ेगी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एज अ सिक्योरिटी कोलैटरल। वो क्यों? क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर आप पे नहीं कर सके तो क्या होगा, आपकी वो चीज बेच दी जाएगी और इवेंचुअली आपको नुकसान होगा, और बैंक को फायदा क्या होगा कि बैंक अपने पास नुकसान हो, क्योंकि इस लड़के का नाम अफान है, इसका बिजनेस डूब नहीं देंगे, चाहिए हमारा ये, तो इसके कारोबार को ओपीटीपी तक इंशाल्लाह लेके जाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कहने का मकसद है कि इसने क्या किया, इसने लोन लिया और लोन लेके कारोबार करना शुरू कर दिया। इस स्टेज पे जो कारोबार चल रहा होगा उसे मैं कह सकता हूं कि स्टार्टअप है। अब जाहिर सी बात है जब जिस दिन ये बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा इसने अपने साथ 4-5 एम्प्लॉय तो रखना शुरू नहीं कर दिए होंगे। इसकी ख्वाहिश क्या होगी कि सारा काम जितना हो सके मैं खुद कर लूं ताकि मैं अपनी कॉस्ट को सेव करूं और प्रॉफिट को बढ़ा सकूं। तो जब बिजनेस अपने रूट लेवल पे होता है, इनिशियल लेवल पे होता है, ग्रास रूट लेवल पे होता है, उस वक्त जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं बिजनेस में उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 2, उसी चैप्टर का पेज नंबर 2। अच्छा जी, जब हम ये बात कर रहे थे तो अब जाहिर सी बात है बिजनेस है, बिजनेस में हमें और पैसे चाहिए होते हैं, जाहिर सी बात है कभी कोई जरूरत आ गई। अब हुआ ये कि मुझे जाहिर सी बात है जैसे भाई ने कहा आलू खरीदने, अब आलू जब खरीदने उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं सप्लायर के पास गया, इनके पास चले गया, बराबर में जो भाई बैठते हैं। अब मैंने उन्हें कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे आप क्रेडिट पे पोटैटोज दे दो। अब क्रेडिट पे जब पोटैटोज दिए जाते हैं तो उस वक्त आपको कोई कोलैटरल नहीं रखवाना पड़ता। जब आप किसी से उधार पे कोई चीज खरीदते हो तो आपको ये कमिट करना जरूरी है कि आप उसे फ्यूचर में पैसे दे दोगे जो आपने टाइम डिसाइड किया। वो टाइम 10 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप विद द सप्लायर। तो जब भी कभी कोई चीज जी डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। यार ये डिपेंड करता है कि क्या क्या सिचुएशन वेरी करती है, इसलिए यहाँ पर हम साइलेंट ही रहते हैं। यहाँ पर मकसद उसका एग्रीमेंट समझाना नहीं होता, यहाँ पर मकसद होता है ट्रेड पेबल समझाना। क्या समझाना? ट्रेड पेबल समझाना। होता यह है कि मैंने अगर एक चीज परचेज की है क्रेडिट पे, तो एज अ कस्टमर मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये चीज मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। लायबिलिटी क्यों होगी भाई? लायबिलिटी इसलिए होगी, लायबिलिटी किसे कहते हैं? एक ऐसी चीज जिसकी ओनरशिप मेरे पास ना है, ना जिस पे मेरा कंट्रोल हो, बल्कि मेरे पास उस चीज को इस्तेमाल करने की परमिशन। इसकी मिसाल एआरटीटी में लगे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो मेरी पर्सनल मिल्कियत नहीं है, इस इदारे की ओनरशिप है, लेकिन इस इदारे ने मुझे परमिशन दी है कि मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं और आपको पढ़ा सकता हूं। तो इसमें से कोई भी चीज मेरी अपनी पर्सनल नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों को टेक केयर करना, अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए इन इक्विपमेंट्स को यूज करके, बस। अब अगर पढ़ाते हुए कोई मसला आ जाता है, कोई चीज खराब हो जाती है गॉड फॉरबिड, तो उसमें देखा जाएगा कि गलती किसकी है। अगर जेन्युइन इशू है तो गलती फिर ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी इसको। तो ये चीज हमने देखनी पड़ती है। तो जब मैं किसी से उधार पे कोई चीज परचेज करता हूं
तो वो जिससे मैं परचेज कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा? सप्लायर। और ऐसा सप्लायर जिससे मैंने क्रेडिट पे कोई चीज खरीदी है, मैं उसे नाम देता हूं ट्रेड पेबल। क्या मतलब है ट्रेड पेबल का? अब जरा सुनिएगा कि देखिए, मैंने एक बंदे से गुड्स खरीदे मिस्टर ए से, मिस्टर अली से। अब मिस्टर अली तो बिजनेस में बहुत से हैं, हो सकता है अली असगर हो, अली अहमद हो, पता नहीं कितने अली हैं। अब वो अली कौन है जिससे मैंने क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं? तो उस अली को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं नाम लिखता हूं अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल या क्रेडिटर, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, हाँ यार ये वही इंसान है। जैसे आप लोग जब फीस पे करते हो और आपकी फीस में कोई फीस का अमाउंट रह जाता है तो क्लियर नहीं करता, वो रिमेनिंग करके छोड़ देता है कि जब वो आपकी वो वाउचर को वापस देखे तो उसे फौरन से याद आ जाए कि पूरी पेमेंट नहीं की थी, कुछ अमाउंट अब भी बाकी है, ताकि ये पता चल सके कि हाँ यार इस बंदे से पैसे आने हैं। तो इसी तरीके से मुझे अगर किसी को पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो वो शख्स मेरे लिए क्या कहलाएगा? अकाउंट्स पेबल, और जिसे मैं नाम देता हूं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की अच्छी बात यह है कि मुझे जब किसी से कोई चीज उधार पे खरीदनी है तो मुझे उसके लिए कोई कोलैटरल नहीं रखवाना पड़ता। मैं कहता हूं कि भाई यार मुझे ये इस्तेमाल करना है, मैं इसे अभी आपसे ले रहा हूं, इसे मार्केट में बेचूंगा, बेचने से जो पैसे आएंगे उससे आपके भी पैसे दे दूंगा और मेरा अपना प्रॉफिट भी मैं क्या कर लूंगा? अर्न कर लूंगा। ये बात होती है। तो एक चीज तरीकेकार क्या है ट्रेड पे? एक तरीकेकार हमने क्या पढ़ा? बैंक से जाके पैसे ले लिए। लेकिन हर दफा बैंक में जाके पैसे रखाऊंगा तो मेरे पास इतना कोलैटरल भी नहीं है रखवाने के लिए। मैं किस चीज को कोलैटरल रखवाऊं और मैं पैसे लूं? तो मैं किसका, कौन सा फॉर्म यूज करता हूं? ट्रेड पेबल का। फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज है जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इन शॉर्ट हम कहते हैं ओडी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओडी। अब होता क्या है, ये एक ऐसा उधार होता है जो बैंक से हम मांगते नहीं है, बैंक हमें फैसिलिटेट करता है। क्या मतलब है सर इसका? क्रेडिट कार्ड सुना होगा आपने। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर एक लिमिट होती है। लेट सपोज अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 30,000 ही होगी। अब वो 30,000 बैंक ने आपको किस तरह फैसिलिटेट किया है कि अगर आपके पास उस टाइम पे पैसे नहीं है तो आप इस कार्ड को यूटिलाइज करते हुए क्या कर सकते हो? परचेजेस कर सकते हो। अब लेट सपोज ऐसा हुआ कि आपने शॉपिंग की लेट सपोज 28,000 रुपीज, और आपको कितने तक के अलाउ था? 30,000। 2,000 की शॉपिंग करना अब भी रह गया, ठीक है। फिर आपने कहा 2,000 की तो शॉपिंग है, ये भी करवा लेते हैं, सॉरी कर लेते हैं। तो आपने कहा कि भाई 2,000 रुपए की और शॉपिंग करते हैं, पैसे बहुत सुकून में। तो आपने 30,000 रुपए उड़ा दिया। अब ऐसा हुआ कि बैंक वाले आपको एक टाइम पीरियड देते हैं 30 डेज का, 45 डेज का, जिसके अंदर अंदर अगर आप पेमेंट इन्हें वापस कर दो, ये जो इस्तेमाल की है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज। मैं इस एग्जाम्पल में ये 2,000 रुपए भी खर्च नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एक और चीज समझानी है। तो अभी तक हमने फिलहाल 28,000 ही खर्च की। अब ऐसा हुआ कि बैंक ने लेट सपोज ये कहा कि अगर आप 30 दिन पूरे हो जाएंगे और 31वां दिन जब स्टार्ट होगा तो इस एडिशनल एक दिन पे हम आपको 10% का क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सही है? बात समझ आ गई? अब लेट सपोज 28,000 पे 10% कितना लगा मेरे बच्चे? कितने हो गए? सही है? लिमिट कितनी थी? आपके पैसे कितने विड्रॉ हो गए? कितने आपने बैंक से मांग लिए? 3,800। यानी आपने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे मांगने पे अब आ गए। तो ये पैसे ओवरड्राफ्ट में आपके पास कहलाएंगे। अभी तक जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने ओडी इस तरह समझा होगा कि आप बैंक गए, 1,500 का चेक था, बैंक में 1,200 पड़े थे, तो 300 आपको दे दिए। हुप्पा लगा है वो तेरा कि दे देगा 300। थोड़ी लॉजिकल
प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती है, इंटर बीकॉम वाली एग्जांपल्स नहीं होती कि वो चेक देखा 1100 का था, आपके पास 1000 रुपए का अकाउंट में थे, तो उसने बोला 100 रुपए कोई बात नहीं, ये तो अरसलान भाई हैं, इनको तो हम जानते हैं, इनको 100 रुपए ऐसे दे दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, वो वहां पर कोई जो बैठा है उसको ये अलाउ ही नहीं है। तो ओडी की जो असल एग्जांपल है वो यहां से भी आपको मिल जाएगी। तो अब देखें, अब बैंक से आपने बैंक की जब आपने लिमिट क्रॉस कर दी, अब बैंक इस लिमिट के क्रॉस करने पे एक एडिशनल इंटरेस्ट और लगाएगा। तभी क्या कहते हैं कि जब आपके ओडी की लिमिट, अच्छा ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी अब अगर जो इंटरेस्ट लगेगा 10%, वो 28,000 पे नहीं लगेगा, बल्कि किस पे लगेगा। इसी तरीके से आपका ये डबल होता जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को देखना। तो ये एक और तरीके का, ये सारी चीजें कनेक्ट करूंगा कब, जब मुझे यहाँ पर आना होगा, जब मैं बुक के साथ रिलेट करवाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज है, थोड़ा सा और 5 मिनट लूंगा। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ज्यादा आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरा ये बता दें कि अभी तक जो पढ़ा, आपके कोई इसमें सवाल, कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लगी हो, ब्लंटली रिस्पेक्टफुली आप कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो 28,000 थे, 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी, नहीं हुई। अब जब पेमेंट नहीं हुई तो उस पर क्या होगा, आपको पेमेंट रीच कर दिया आपने, अब आप जाहिर सी बात है इंटरेस्ट लगेगा। जब इंटरेस्ट लगेगा तो 10% 28,000 पे लगा। अब अगले दिन आपके पास 28,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, 30,800 पे। तो इस तरीके से आपके पास चीजें बढ़ना शुरू होंगी। ऐसे भाई सर ट्रेड पेबल बता दें, ठीक है। ऐसा होता है कि जब भी आप कभी क्रेडिट पे कोई चीज परचेज करते हैं किसी से उधार पे, अब जाहिर सी बात है आप इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने उबर मंगवाई या बाइकिया मंगवाई। अब बाइकिया वाला जब आएगा तो जब तक वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे ना पहुंचा दे, पेमेंट नहीं लेगा। सपोज करें कि आप पेमेंट आपकी चार्ज हो गई, डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए, आपने उसको देने थे 150 रुपए, और आपको वो जो आपके पास जो पैसे थे वो 130 थे, 20 रुपए आपके पास नहीं थे। तो आपके लिए उस बंदे को पे करना क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, बाइकिया वाला ट्रेड पेबल। ये याद रखने के लिए हम ट्रेड पेबल इसलिए करते हैं, लिखते इसलिए हैं कि ट्रेडिंग करते वक्त, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे उधार दिया, अभी इसकी डिटेल में फिर कहूंगा, काशिफ भाई वो अपने अंदाज में बेहतर आपको गाइड करेंगे, लेकिन जो मैं लेमैन बता सकता हूँ वो बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक टर्म है अकाउंट्स पेबल, और एक है हमारे पास ट्रेड पेबल। दोनों में कुछ फर्क नहीं है। जब हम इसे फोकस करते हैं, जूम करते हैं, तो हमें एक डिफरेंशिएट पता चलता है। वो क्या है, वो ये है कि देखें, एक बंदे ने मुझे लोन दिया 10,000 रुपए का, वो भी मेरा अकाउंट्स पेबल है, और एक बंदे से मैंने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, वो भी मेरा अकाउंट्स पेबल है। लेकिन जब मैं इसे और फोकस करता हूं तो यहां से जो ये बंदा जो मेरा अकाउंट्स पेबल है, ये क्यों है, क्योंकि इसने मैंने जो लोन प्रोवाइड किया है। लेकिन ये जो अकाउंट्स पेबल है, इससे मैंने लोन नहीं लिया, इससे मैंने ट्रेडिंग की है। मैंने उससे ऐसी चीज खरीदी जिससे मैं आगे सेल आउट करके क्या कर सकता हूं, अपना बिजनेस चला सकता हूं। तो इसलिए मैं इसे स्पेसिफिकली नाम क्या देता हूं, ट्रेड पेबल, के भाई ये जो लायबिलिटी रेज हुई है, वो रेस किस वजह से हुई है, ट्रेडिंग की वजह से। लेकिन अब अकाउंट्स पेबल और क्रेडिटर की जो टर्मिनोलॉजी वो इतनी ज्यादा नॉर्मल हो गई है, जनरल हो गई है, कि अब हम उसमें ट्रेड पेबल का जिक्र नहीं करते। लेकिन समझाने की हद तक हम इस बात को बहुत तरीके से समझाते हैं कि भाई ट्रेडिंग करते वक्त, कि अगर मैं किसी से कोई चीज खरीद रहा हूं जिसका मैं बिजनेस करता हूं, और मैं उधार पे किसी चीज ले रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सी चीज कहलाएगी, ट्रेड पेबल। यानी जिससे मैं पैसे दूंगा और जिस सप्लायर को मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा,
वो मेरा क्या है, ट्रेड पेबल। उसे अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं, क्रेडिटर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ समझाने की हद तक, क्योंकि लायबिलिटी किस तरह रेज हुई, इसलिए हमने यहाँ नाम दिया ट्रेड पेबल। और कोई सवाल? ठीक है, चले जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ क्लास को एंड करते हैं, मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें अपने पैसों पे। अल्लाह हाफ़िज़।